नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम अपने पिछले वीडियो जिसके अंतर्गत हमने पादपों में ब्रांचिंग पैटर्न इन स्टेम के बारे में विस्तार से अध्ययन किया था, आज हम इस वीडियो के अंतर्गत पादपों में आकार की विविधता के अंतर्गत वृक्ष की शिखर संरचना के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। वृक्षों की शिखर संरचना, यह हमारा शिखर से तात्पर्य है कि वृक्षों का वायवीय जो उनका एरिया है, हवा के अंदर फैलाव जो होता है उनका, वो किस प्रकार से है जो अपनी संरचना को निर्मित करता है। तो हम देखते हैं शिखर की जब बात करते हैं तो किसी भी वृक्ष के शिखर, जिसको हम वितान भी कहते हैं या फिर इंग्लिश में हम कैनोपी कहते हैं, का निर्माण उसकी जमीन सतह से ऊपर के वायवीय भागों तथा तने, शाखाओं एवं पत्तियों द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर वो होता है। हम ऐसे कह सकते हैं कि हमें पौधे का स्पेस में फैला हुआ जो रूप में दिखाई देता है उसको हम शिखर कहते हैं। शिखर या वितान संरचना का निर्माण जो कि मैंने देखा कि पौधे की किस प्रकार से है, जो मुख्य तने से शाखाएं हैं जो निकल करके फैल जाती है और उनके ऊपर किस प्रकार से है जो पर्ण का विन्यास वगैरह होता है, ये सभी मिलकर के उस पौधे की जो कैनोपी का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं कि इस शिखर या कैनोपी की संरचना को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक है जो वितान संरचना का निर्माण और वितान संरचना को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मुख्य अक्ष की वृद्धि, यानी जो पादप है उसका जो मुख्य अक्ष है उसकी वृद्धि शिखर संरचना को प्रभावित करती है। मुख्य अक्ष का शाखन प्रकार, मुख्य अक्ष पर किस प्रकार का शाखन है, तने का शाखन किस प्रकार का है, ठीक है। उसके अंतर्गत हम शाखन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि मोनोपोडियल है या सिम्पोडियल प्रकार का है, किस प्रकार का है जो शाखन का प्रकार है। नेक्स्ट है विभिन्न शाखाओं की दिशा एवं मुख्य अक्ष पर विन्यास। मुख्य अक्ष से निकलने वाली जो शाखाएं हैं वो किस दिशा की ओर निकल रही है और उन शाखाओं का मुख्य अक्ष के चारों ओर किस प्रकार से विन्यास पाया जाता है, अरेंजमेंट। फिर शाखाओं पर पर्ण विन्यास, यानी उन शाखाओं के ऊपर पर्ण का विन्यास किस प्रकार से है। पत्तियों की आकृति एवं दिशा, पत्तियों का आकार, शेप किस प्रकार का है और उनका डायरेक्शन है ना, पर्ण फलक की दिशा किस प्रकार से है। ये सभी कारक मिलकर के एक वृक्ष की शिखर या वितान संरचना का निर्माण करते हैं और उसको है जो ये प्रभावित भी करते हैं। अब हम जब शिखर संरचना की बात करते हैं तो शिखर का जो निर्माण होता है वृक्ष का, वो मुख्य अक्ष से निकलने वाली जो शाखाएं होती है वो शाखाएं किस प्रकार से निकलती है। ऐसा हम ये कह सकते हैं कि जो मुख्य तना है उसके अंदर पाए जाने वाला जो ब्रांचिंग पैटर्न है वह है जो मुख्य रूप से है जो वृक्ष की वितान संरचना को प्रभावित करता है। सबसे पहले हम देखते हैं एकलाक्षी शाखन, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने पिछले वीडियो के अंतर्गत। तो इस प्रकार के जो शाखन होता है एकलाक्षी शाखन, इस प्रकार के शाखन में जो शीर्षस्थ कलिका होती है मुख्य अक्ष की, वो अनिश्चित काल के लिए सक्रिय रहती है, जिससे एक सीधे अक्ष का निर्माण होता है। और जो मुख्य अक्ष है उससे उत्पन्न जो पार्श्वीय कलिकाएं होती है वो अग्राभिसारी क्रम में विकसित होती है, यानी पुरानी जो कलिकाएं हैं वो नीचे की तरफ होती है और नई पार्श्व कलिकाएं होती है वो उनसे ऊपर की तरफ है जो विकसित होती है। तो इस प्रकार के क्रम को हम बोलते हैं अग्राभिसारी क्रम। दूसरा जो है जो आपके शाखन का प्रकार है वो है बहुलाक्षी शाखन। इस प्रकार के शाखन में क्या होता है कि जो शीर्षस्थ कलिका
है उसका मुख्य अक्ष का कुछ भाग निर्मित करने के बाद या तो निष्क्रिय हो जाती है या पर्तान अथवा कांटों जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाती है। यानी जो अपना मुख्य अक्ष है उसके ऊपर जो शीर्षस्थ कलिका होती है वो मुख्य अक्ष का निर्माण होने के बाद में या तो निष्क्रिय हो जाएगी या फिर किसी अन्य प्रकार की संरचना के अंदर रूपांतरित हो जाती है, जैसे पर्तान और कांटों के अंतर्गत। और इसके बाद में जब वो मुख्य अक्ष की जो शीर्षस्थ कलिका निष्क्रिय हो जाती है या अन्य किसी संरचना में रूपांतरित हो जाती है तो आगे की जो पादप अक्ष की वृद्धि होती है वो इस अक्ष से उत्पन्न मुख्य अक्ष से उत्पन्न पार्श्वीय कलिकाओं की सक्रियता पर निर्भर करती है, यानी पार्श्वीय कलिकाएं कितनी सक्रिय है। अब आपके एकलाक्षी और बहुलाक्षी शाखन जब मुख्य अक्ष के अंदर हमें देखने को मिलता है तो एकलाक्षी और बहुलाक्षी शाखन के आधार पर जो वितान का निर्माण होता है वो विभिन्न प्रकार की शेप में हमें दिखाई देते हैं। हम उन विभिन्न प्रकार के वितानों के प्रकार के बारे में विस्तार से बारी बारी से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले है ताड़ या खजूर वृक्ष, दूसरा है शंकुधारी वृक्ष, फिर है दीर्घवृत्तीय या बेलनाकार वृक्ष, झाड़ीनुमा गोलाकार वृक्ष, छत्राकार वृक्ष, कल्प वृक्ष और क्लांतित या निलंबी वृक्ष। तो मुख्य अक्ष के अंदर पाए जाने वाले शाखन प्रकृति के आधार पर उसके अंदर एकलाक्षी शाखन है या बहुलाक्षी शाखन है और उसके बाद में उनके अंदर आगे उत्तरोत्तर पाए जाने वाले ब्रांचिंग पैटर्न के आधार पर हमें वृक्षों के अंतर्गत इन 7 प्रकार की वितान संरचना देखने को मिलती है। अब हम इन 7 प्रकार के वितान संरचना के बारे में बारी बारी से अध्ययन करते हैं उदाहरण सहित। सबसे पहले हम जो देखते हैं वो है ताड़ या खजूर वृक्ष। तो इस प्रकार के जो वृक्ष होते हैं उनके अंतर्गत जो मुख्य अक्ष होता है वो सीधा लंबा होता है और मुख्य जो अक्ष या अपना कहते हैं मुख्य तना है वह अशाखित होता है। इनके अंदर कोई अन्य है जो इनके अंदर पार्श्वीय शाखाएं उत्पन्न नहीं होती है और जो पत्तियां होती है पर्ण होती है वो एक समूह के रूप में एक मुख्य अक्ष के ऊपर एक बिंदु से लगी हुई प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि मुख्य अक्ष के ऊपर जैसे कोई पत्तियों का ताज यानी जैसे क्राउन कहते हैं वो रखा हुआ हो। तो सारी जो पर्ण होती है मुख्य अक्ष के ऊपरी बिंदु एक ही बिंदु से लगी हुई प्रतीत होती है और इसके ऊपर जो पत्तियां होती है वो सामान्यतः पिच्छाकार या हस्ताकार रूप की संयुक्त पर्ण होती है। और दूसरी जो विशेषता है इस प्रकार के वृक्षों की वो इनके स्तंभ होता है जो आप देख रहे हो इसके ऊपर आपको ऐसे खुरदरापन दिखाई दे रहा है। तो ये खुरदरापन जो इसका कारण है कि इन स्तंभ पर स्थायी लीफ स्कार जिसको हम पर्ण क्षत्र बोलते हैं यानी पत्तियों के जुड़ने का स्थान होता है वो पर्ण जब गिर जाती है तो हमें जो वो पीछे है जो चिन्ह के रूप में दिखाई देते हैं इन्हें हम लीफ स्कार कहते हैं। तो लीफ स्कार है जो इन स्तंभ की विशेषता होती है और तना सामान्यतः बेलनाकार होता है। और इस प्रकार के अंतर्गत हम देख रहे हैं आप सामने जो उदाहरण देख रहे हैं ये है खजूर वृक्ष का जिसे वानस्पतिक भाषा में फिनिक्स डेक्टाइलिफेरा कहते हैं। दूसरा जो इसका उदाहरण है ताड़ या खजूर वृक्ष का वो है नारियल जिसे हम कोकोस न्यूसिफेरा वानस्पतिक भाषा में कहते हैं। दूसरा है वो है शंकुधारी वृक्ष। जैसा कि नाम से विदित है कि इस प्रकार के वृक्ष का जो शेप होता है वो शंकु के आकार का दिखाई देता है। तो इस श्रेणी के जो पौधे होते हैं उन पौधों के अंदर वृक्षों में सामान्यतः एक मुख्य अक्ष पाया जाता है एवं एकलाक्षी शाखन उपस्थित होता है। यानी मुख्य अक्ष के ऊपर जो पार्श्वीय शाखाएं उत्पन्न होती है वह मुख्य अक्ष के चारों ओर अग्राभिसारी क्रम में व्यवस्थित होती है। नीचे वाली शाखाओं की लंबाई अधिक होती है, ऊपर वाली शाखाएं धीरे जो जो आगे बढ़ती है उनकी लंबाई कम हो जाती है और इस प्रकार से हमें वृक्ष एक शंकु के रूप में दिखाई पड़ता है। और इस प्रकार के वृक्षों के अंदर जो शाखाओं का व्यवस्था क्रम होता है वो में अग्राभिसारी के साथ साथ चक्रिक या एकांतर क्रम में और समूह प्रकार का होता है।
उदाहरण के रूप में हम देखें शंकुधारी वृक्षों के अंतर्गत, तो ये जो आप देख रहे हैं ये चीड़ वृक्ष है, जिसे हम सीड्रस देवदारा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट जो वितरण संरचना का प्रकार है वो है दीर्घवृत्तीय या बेलनाकार वृक्ष। इस श्रेणी के जो वृक्ष होते हैं उनकी ऊंचाई इनकी चौड़ाई की तुलना में बहुत अधिक होती है, तथा इनका जो शाखन होता है वो एकलाक्षी अथवा बहुलाक्षी प्रकार का हो सकता है। सामान्यतः इनके अंदर जो पार्श्व शाखा निकलती है वह ऊर्ध्व शाखाओं एवं मुख्य अक्ष की तुलना में छोटी होती है। और साथ ही साथ जिस तरह से शंकुधारी वृक्षों में अपन देख रहे थे पार्श्व शाखाओं अग्राभिसारी क्रम में और नीचे वाली लंबी और ऊपर वाली छोटी होती थी, लेकिन इसके अंतर्गत लंबाई लगभग ऊपर और नीचे की तरफ समान होती है, इसलिए हमें वृक्ष की जो कैनोपी होती है वो एक बेलनाकार रूप में दिखाई देती है। चौड़ाई की तुलना में यानी जो आपका एरिया है इसका वृक्ष के फैलाव का, वो चौड़ाई की तुलना में लंबाई अधिक होने से वृक्षों का फैलाव अधिक नहीं हो पाता है। हम ये जो बेलनाकार आकृति में हमें दिखाई देते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो मिलिंगटोनिया जो प्लांट है वो आपको जो इस प्रकार की कैनोपी का दर्शन करवाता है। अगला जो है वह है झाड़ीनुमा गोलाकार वृक्ष। इस प्रकार के वृक्षों में बहुलाक्षी शाखन होता है एवं इनकी शाखाएं एकांतर या सर्पिल या चक्रिकाकार रूप में व्यवस्थित होती है। निचली शाखाएं ऊपरी शाखाओं की तुलना में अधिक फैली हुई होती है। और इस प्रकार का जो आपको वितरण संरचना देखने को मिलता है वो आम जिसे मैंजीफेरा इंडिका कहते हैं, और दूसरा जो बरगद फाइकस बेंगालेंसिस, ठीक है, इनके अंतर्गत में है जो इस प्रकार का वितरण संरचना देखने को मिलता है। अगला जो है वह छत्रिकाकार यानी अम्ब्रेला शेप्ड। तो इस श्रेणी के जो वृक्ष होते हैं उनके अंदर शिखर संरचना जो में है अम्ब्रेला के शेप में दिखाई देती है, छतरी के आकार की। और इन पौधों के अंदर बहुलाक्षी प्रकार का शाखन पाया जाता है। जब मुख्य अक्ष की वृद्धि रुक जाती है तो मुख्य अक्ष से कई अन्य शाखाएं निकलती है और शाखाओं से कई है जो अन्य उपशाखाएं निकलती है। और इसकी ऊपरी या शीर्षस्थ जो पर्वसंधि होती है मुख्य अक्ष की, उसके पास से कई अन्य शाखाएं जो उत्पन्न होती है वो तिरछी और ऊपर की ओर वृद्धि करती है, तिरछी करती है और ऊपर की वृद्धि है। सामान्यतः इस प्रकार के वृक्षों के अंदर जो शाखन होता है अपेक्षाकृत बाहरी दिशा में अधिक होता है, जिससे नीचे की पत्तियों पर और शाखाओं और दूसरी पत्तियों की छाया कम मात्रा में पड़ती है और प्रकाश अधिक मात्रा में पत्तियों को उपलब्ध होता है। यानी जो पर्ण होती है उनकी शाखाएं इस जिन शाखाओं पर लग रही थी शाखाएं इस प्रकार से तरह ही होती है कि ऊपर और नीचे की जो शाखाएं उन पर जो पत्तियां पाई जाती है सभी पत्तियों को आराम से है जो प्रकाश पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। और इस प्रकार की जो हमें कैनोपी है वो आपको देखने को मिलती है थेस्पेसिया में, जिसे हम पारस पीपल कहते हैं। उसके अलावा डेलोनिक्स रिजिया जिसे हम गुलमोहर कहते हैं, उसके अंतर्गत इस प्रकार से अम्ब्रेला शेप्ड प्रकार की कैनोपी देखने को मिलती है। अगला है कल्प वृक्ष। इस प्रकार के वृक्ष में शाखाएं मुख्य अक्ष से चक्रिकाकार क्रम में उत्पन्न होती है, उसके साथ ही छज्जा की भांति एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित रहती है। जिस प्रकार से हमने देखा था छत्रिकाकार में शाखाएं इस प्रकार से व्यवस्थित रहती है कि नीचे वाली शाखाओं की पर्ण को भी प्रकाश मिले, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें शाखाएं एक दूसरे के ऊपर है जो व्यवस्थित रहती है। यहाँ शाखाएं चक्रिक समान सर्पिल क्रम में विकसित हो सकती है। इस प्रकार इनकी शाखाएं एक के ऊपर क्रम में व्यवस्थित हो जाती है। जब इन शाखाओं की वृद्धि रुक जाती है या धीमी होती है तो इनके सिरे है जो ऊपर की ओर मुड़ जाते हैं। वृक्ष के ऊपरी सिरे की ओर इन शाखाओं की लंबाई कम होती है क्योंकि इनकी है जो पर्व यानी इन शाखाओं के पर्व छोटे होते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं तो इन वृक्षों की जो आकृति होती है वह पुराने बौद्ध मंदिरों से हम पैगोडा कहते हैं कि समान दिखाई देती है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो आपके ये एस्टोनिया और बॉम्बेक्स जिसे हम सैमल कहते हैं के अंदर इस प्रकार का वितरण संरचना हमें देखने को मिलता है। और अंतिम प्रकार का जो वितरण संरचना है वो क्लांतित या निलंबी प्रकार का वितरण। तो इस श्रेणी के जो वृक्ष होते हैं उनको हम रुदन वृक्ष भी कहते हैं। रुदन मतलब वीपिंग यानी रोने से संबंधित, क्योंकि इन वृक्षों की जो शाखाएं होती है वो लटकी हुई होती है। जैसे कोई
आंसू टपक रहे हो जैसे रोते वक्त। तो स्तंभ का शाखन होता है एकलाक्षी या बहुलाक्षी प्रकार का हो सकता है। जैसे हम बात करें आपके कैलिस्टोमोन, तो इसमें आप देख रहे हो कि शाखाएं हैं जो नीचे की तरफ लटकी हुई है। शाखाएं पतली और कोमल होती है, जिसके फलस्वरूप है जो इसके अंदर कैलिस्टोमोन के अंदर आप देखो शाखाएं लटक जाती है, और शाखाएं आगे से आगे की ओर क्रमशः पतली होती जाती है, जिसके फलस्वरूप वो नीचे झुकी रहती है। तो कैलिस्टोमोन इस क्लांतित और निलंबी वृक्ष का एक अच्छा उदाहरण है। उसके साथ साथ सेलिक्स भी है जो इसी प्रकार की कैनोपी प्रदर्शित करता है। कैलिस्टोमोन को सामान्य भाषा में हम जो बॉटल ब्रश के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने वृक्षों के अंदर मुख्य तने पर पाए जाने वाले शाखन और उन शाखाओं से निकलने वाली अन्य शाखाओं, इन शाखाओं का मुख्य अक्ष पर विन्यास और उन शाखाओं उपशाखाओं पर पर्ण का विन्यास, ये सभी मिलकर के वृक्षों के अंदर है जो एक विशिष्ट प्रकार की वितान संरचना का निर्माण करते हैं। अब हम अगले वीडियो के अंतर्गत ओरिजिन ऑफ द ट्री हैबिटेट, यानी वृक्ष स्वभाव का विकास किस प्रकार से हुआ, इसके बारे में है जो अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।